This week, Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. No movie or music release has ever come close to that. And the Game Award goes to Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. And the Game Award goes to Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Lucia, do you know why you're here? हे भगवान भाई, ये पहले प्यार में गिरने से भी ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। 10 साल रुके हम लोग इस मोमेंट के लिए फाइनली। ओह माय गॉड, आने वाला है। आज के दिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि GTA 6 आज तक का मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम बन चुका है। इवन उसकी ट्रेलर आते ही इतने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं और रॉकस्टार गेम्स के ऊपर भी आज के दिन इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो हर बार की तरह इस बार भी एक तगड़ा माल परोस पाएंगे या नहीं, यानी कि ऑफकोर्स GTA 5 से भी बेटर, क्योंकि 2013 में वो गेम बन के रिलीज हो चुका था और 2014 से ही GTA 6 की अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी विद अराउंड 3000 to 5000 एम्प्लॉइज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट। एंड आज 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी ने एक पूरा नया रूप ले लिया है। बिल्कुल अलग ही टूल्स आ चुके हैं, बिल्कुल अलग ही हार्डवेयर आ चुके हैं गेम्स को प्ले करने के लिए। और रॉकस्टार गेम्स सिर्फ एक ही गेम यानी कि सिर्फ GTA 6 के ऊपर 10 सालों से काम नहीं कर रहा था। उसने बीच बीच में कुछ रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम्स भी निकाले हुए हैं जिसने अपनी खुद की एक नई लेगेसी बना ली है और वो खुद के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। वो गेम बनाने के लिए भी उन लोगों को ऑलमोस्ट 8 साल लगे थे एंड यू नो हाउ इट टर्न्ड आउट। गेम प्ले मैकेनिक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी टेलिंग और इवन सिनेमेटोग्राफी उसकी एकदम अलग ही लेवल की थी। और GTA 6 की डेवलपमेंट इतने सालों से चल रही है, यानी कि ऑफ कोर्स उसके अंदर एक तगड़ा अमाउंट लगाया जा रहा है जो कि अराउंड कहा जा रहा है कि $2 बिलियन के आसपास लग रहा है। यानी कि जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज है उनका जो टोटल कलेक्शन है उतना तो सिर्फ इसने कैपिटल में लगा दिया है, यानी कि रेवेन्यू कौन से लेवल पर जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि GTA 5 11 सालों से चला हुआ आ रहा है और रॉकस्टार गेम्स के लिए वो आज भी एक सोने की खान है। उसका ऑनलाइन वर्जन सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है जिसके अंदर रेगुलर अपडेट्स वो लोग देते रहते हैं ताकि वो गेम कभी भी पुराना ना हो जाए। लेकिन उसकी सिंगल प्लेयर स्टोरी लाइन भी आज तक सबसे ज़्यादा प्लेएबल है और वॉचेबल है यूट्यूब वगैरह के ऊपर। और रॉकस्टार गेम हमेशा एक नए GTA के साथ एक नई ही फील लेकर आ जाते हैं। सब कुछ नया फील होता है और यूनिक फील होता है। इवन वो GTA Vice City, सैन एंड्रियास, GTA 4 या GTA 5 ही क्यों ना हो, हर एक गेम पुराने से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड और यूनिक लगता है। जैसे कि GTA 4 अपने पास गेम GTA सैन एंड्रियास से एकदम ही अलग था, जैसे कि GTA 5 एकदम ही अलग था, रेड डेड रिडेम्पशन 2 GTA 5 से एकदम ही अलग थी। कि रॉकस्टार गेम्स इस बार क्या नया लाने वाले हैं GTA 6 के साथ और कैसे वो लोग गेमिंग को फिर से चेंज कर देने वाले हैं अपने ही तरीकों से। लीक्स वगैरह बाहर आए हैं, ट्रेलर बाहर आए हैं, तब से लोगों ने स्पेक्यूलेशंस लगाना शुरू कर लिया है कि GTA 5 से ट्वाइस साइज का मैप होगा GTA 6 के अंदर। इवन एक मैपिंग कम्युनिटी भी बन चुकी है जो रेगुलरली उसके अंदर अपडेट्स लाती रहती है कि मैप्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशंस के साथ जो लीक फुटेज इसके अंदर और जो ट्रेलर के अंदर हमको दिखाई गई है उसको मिलाकर उन लोगों ने एक अपना ही मैप रेडी किया हुआ है जो कि एकदम एक्यूरेटली दिखाई पड़ता है फ्लोरिडा मायामी से, जो कि रियल लाइफ सिटी और स्टेट है जिसके ऊपर GTA 6 का मैप बेस्ड होने वाला है। हाँ, अभी एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सब जानते हैं कि GTA 5 की टाइम पे भी एक मैपिंग कम्युनिटी ने एक अपना ही एक मैप रेडी किया था जो कि एकदम एक्यूरेट तो नहीं था, लेकिन उसके फाइनल रिजल्ट्स हमको ओवरऑल फील दे देते थे कि मैप कैसा दिखने वाला है, जो कि यहाँ भी हमको दिखाई देता है। और उसी वेबसाइट के ऊपर उन लोगों ने GTA 5 का भी मैप डाला हुआ है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वो सारे साइजेस वगैरह जो कि GTA 6 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक बात यह है कि मैप का बड़ा होना कोई गेम को एकदम अच्छा नहीं बना देता। जैसा कि हम लोगों ने GTA 5 का मैप देखा है, काफ़ी हिस्सा उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेबल है जो सिटी साइड का एरिया है, यानी कि जो हमारा लॉस सैंटोस है
लेकिन अगर हम लोग कंट्री साइड जाए जो कि ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा कवर करता है मैप का, वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोरेबल नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जाने का ही मन नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि उनको ट्रेवर के मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। लेकिन जितनी बार भी वहाँ से निकलो अगर रैंडमली, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ज़्यादातर एरिया के अंदर पहाड़ बने हुए हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल भी एंटरेबल नहीं है और ना ही एक्सप्लोरेबल है। सो आई डोंट थिंक कि अगर मैप ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो अच्छा होगा। गेमर्स उससे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि गेम का मैप अगर GTA 5 के बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसका जो मैप है वो इस टाइप का खाली खाली फील नहीं होना चाहिए कि कुछ एरियाज के अंदर तो जाने का ही मन ना करे। GTA सैन एंड्रियास के अंदर भी लॉस सैंटोस सिटी ही दिखाई गई थी, लेकिन उसका मैप छोटा होने के बावजूद कभी भी खाली फील नहीं होता। उसका हर एक एरिया इतना परफेक्टली अलाइन किया गया था कि स्टोरी लाइन मिशंस ना होने के बावजूद भी जब भी हम लोग वहाँ पर जाते थे वो एरिया कभी भी हमको अनईजी फील नहीं होता था। ऐसा कभी भी फील नहीं होता था कि यार यहाँ पर क्यों ही आ गए। हर एक एरिया एक अपनी पहचान रखता था और मैप बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज से भरा हुआ था। हाँ, हमें रॉकस्टार गेम्स की यहाँ पर थोड़ी बहुत तारीफ भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने GTA 5 के अंदर एक मैप बनाया था जो कि सिर्फ 2 मिशंस के लिए ही एक्सेसिबल होता है, एक फर्स्ट मिशन के लिए और एक ट्रेवर वाले मिशन के लिए। उसी तरीके का एक ट्रॉपिकल आइलैंड मैप इन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 में भी बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसके ऊपर अच्छे खासे मिशंस प्ले किए जाते हैं जो कि कैरेक्टर की स्टोरी डेवलपमेंट और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के अंदर मदद करता है। सो एट द एंड मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि मैप का साइज बड़ा चाहे ना हो, GTA 5 जितना ही क्यों ना हो, लेकिन हाईली डेंस और एक्टिविटी के साथ भरा हुआ होना चाहिए। बाकी आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ ही टाइम पहले रॉकस्टार गेम्स ने अब 5M को खरीद लिया है और वो NPCs के ऊपर रोल प्ले के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। और कुछ ही महीने पहले उन्होंने NPCs और अनट्रेबल बिल्डिंग के लिए कुछ पेटेंट्स भी फाइल किए हुए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि NPCs पहले की तरह सिर्फ रैंडमली वॉक करते हुए, चिल्लाते हुए या भागते हुए नहीं दिखेंगे। हर किसी का एक अपना कैरेक्टर होगा, उसकी एक स्टोरी होगी जहाँ पर वो अपनी पूरी लाइफ बिता रहा है। इवन वो ट्रैफिक में खड़ा रहेगा तो अपने तरीके से बिहेव करेगा, वो घर जाएगा अपने तरीके से सारी चीज़ें प्लान करेगा। और जैसा कि हम लोगों ने GTA 6 के ट्रेलर के अंदर देखा, एक जो सोशल मीडिया है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो होपफुली हर एक कैरेक्टर का अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट होगा जहाँ पर वो लोग रैंडम स्टफ डालते रहेंगे। इवन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑनलाइन वर्जन हो GTA 6 का, उसके अंदर हम लोग नॉर्मल प्लेयर्स भी अपने रैंडम स्टफ डाल सके और उसका एक अपना ही सोशल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जैसे कि टिकटॉक और रील्स है। NPCs की गाड़ियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा, एक बंदा जो यहाँ पर क्राउच के ऊपर हाथ रखकर यहाँ पर ज़ुबान दिखा रहा है, उसकी गाड़ी के हैंडल पर आप देखोगे तो डक टेप से उसने सब चीजें लटकाई हुई है, यानी कि हर एक गाड़ी के अंदर हर एक NPCs के हिसाब से कस्टमाइज की हुई होगी। ऐसा नहीं कि पहले की गेम्स की तरह हर गाड़ी बस क्लोन इफेक्ट की तरह क्लोन कर दी गई है, कोई भी गाड़ी चला वो नई तरीके से ही चलेगी। हर NPCs ने वो गाड़ी किस तरीके से चलाई है उससे डिपेंड करता है उसका इंजन किस तरीके से वर्क किया है, उसका सस्पेंशन कितने बिगड़े और वो गाड़ी अब कैसे आपके हाथ में चलेगी। इवन जेसन और लूसिया की भी जो गाड़ी है उसके अंदर भी आप जैसे जैसे उस चीज़ को चलाओगे, जो जो मिशन आप करोगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर आप लोग GTA वाई सिटी और GTA सैन एंड्रियास से ही GTA गेम्स खेल रहे हो तो आपका सबसे बड़ा सपना यही रहा होगा कि आज तक हम लोग हर बिल्डिंग में नहीं घुस पाते, यानी कि हर एक बिल्डिंग एंट्रेबल होनी चाहिए, जो कि सपना हो सकता है आपका GTA 6 के बाद पॉसिबल हो जाए। GTA 6 के ट्रेलर के आने के 1-2 दिन पहले ही रॉकस्टार के एक एम्प्लॉय के बेटे ने GTA 6 की कुछ फुटेजेस लीक कर दी थी और उसने ये भी बताया था कि 70% से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो होगी वो एंट्रेबल होगी। हालांकि उसने ये भी कहा था कि 2024 के एंड तक ये गेम आ जाएगा, लेकिन साफ साफ रॉकस्टार ने बोल दिया है कि ये 2025 में आएगा। इवन हमको ये तक भी नहीं पता कि वो स्टार्ट में आएगा या फॉल में आएगा, लेकिन उसने जो फुटेजेस पोस्ट की थी वो लेजिट थी, इसीलिए उसको टेक डाउन करा दिया गया। यानी कि पॉसिबल है कि 70% के आसपास ऑलमोस्ट बिल्डिंग एंट्रेबल होगी। हालांकि GTA 5 और स्पाइडरमैन 2 जैसे जो गेम्स है उसके अंदर पैरालैक्स इफेक्ट्स यूज किया जाता है। पैरालैक्स इफेक्ट का सबसे बेटर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो अभी मैट्रिक्स अवेकन्स का जो अनरियल इंजन का ट्रेलर आया है, डेमो आया है, उसके अंदर आप लोग साफ देख सकते हो कि कैसे अंदर का जो पूरा इंटीरियर है वो जैसे हम लोग मूव करते हैं उस तरीके से मूव करता है। हालांकि वो एंट्रेबल नहीं होता, लेकिन बाहर से हमको रियलिज्म देने के लिए उन्होंने इस तरीके से एक इफेक्ट बनाया है जो कि हम लोग को बहुत ही गंदी तरीके से GTA ट्रायलॉजी के अंदर रॉकस्टार ने दे दिया था।
होपफुली जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोल प्लेस के लिए और ये इंटीरियर्स के लिए एक पेटेंट फाइल कर दिया है रॉकस्टार ने। तो हर एक इंटीरियर एक अगले रूम से बिल्कुल अलग ही होगा, यानी कि जब भी आप घुसोगे किसी भी होटल के सेम रूम्स के अंदर, मतलब अलग अलग फ्लोर के सेम रूम्स के अंदर, तो आपको एक पूरी अलग तरीके की वाइब आएगी। जब भी आप एक नए रूम में एंटर करोगे वहाँ पर AI जनरेटेड कुछ स्टफ आ जाएगा जो कि पुराने रूम से बिल्कुल ही अलग होगा। हो सकता है वो फैंस हो, कारपेट्स हो, लैंप्स हो, बेड हो, कुछ भी हो सकता है, कर्टेंस हो, वो पिछले रूम से बिल्कुल ही अलग दिखेगा आपको, जो कि गेमर्स को एकदम यूनिक फील देगा। GTA जो अपनी गेमों से सबसे ज़्यादा अलग और यूनिक फीचर्स रखता है उसमें से एक है वांटेड लेवल फीचर, जो कि GTA के सक्सेस के बाद रेड डेड जैसे गेमों के अंदर भी डाला गया था। लेकिन इन गेम्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे ही हम लोग कोई क्राइम करते थे हमारे ऊपर जो स्टार चढ़ जाते थे वो एकदम से ही चढ़ जाते थे, यानी कि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि हम लोगों ने क्राइम किया है, लेकिन गेम हमको एक स्टार दे देता था जिससे पता चलता था कि हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। और फ्रॉम नोवेयर पुलिस भी कहीं से भी आके हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देती थी, जो कि गेम प्ले मैकेनिक्स को बहुत ही ज़्यादा एक पुराना फीचर बना देता है। हाँ, RDR 2 के अंदर उसको थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, यानी कि सस्पेक्ट्स पहले दिखाए जाते थे कि सपोज अगर हम लोगों ने किसी का मर्डर वगैरह कर दिया है, किसी के घोड़े को चुरा लिया या कहीं पे चोरी कर ली है, तो वहाँ पर हमको पहले सस्पेक्ट्स देखते थे। वो सारे सस्पेक्ट्स जाकर शेरिफ को कंप्लेन करते थे एंड देन कंप्लेन करने के बाद वो शेरिफ वहाँ से अपना घोड़ा लेकर निकलता था हमको ढूंढने के लिए और उसी एरिया में पहुंचता था जहां पर उस बंदे ने क्राइम देखा है। और उतने टाइम में हम लोग को पता चलता था कि हाँ भाई अब वांटेड लेवल हम पे चढ़ चुका है, और शेरिफ जैसे ही बाहर निकलता था तब हमको पता चलता था कि हाँ अब हमारे ऊपर वांटेड लेवल चढ़ चुका है, और हम लोग वो एरिया खाली करके निकल जाते थे। तो ये गेम को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और यूनिक बना देता है, जैसा कि GTA 6 के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है। और यही चीज हम लोगों ने GTA 6 की लीक फुटेजेस के अंदर भी देखी है, यानी कि जब जेसन और लूसिया चोरी कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक टाइमर आ जाता है कि इस टाइम तक के अंदर पुलिस अराइव हो जाएगी, यानी कि पुलिस एकदम से कहीं पे स्पॉन नहीं होगी, बल्कि उनको टाइम लगेगा अपने पुलिस स्टेशन से रॉबरी की प्लेस तक पहुंचने तक। इवन गेम प्ले मैकेनिक्स के अंदर ये भी इम्प्रूवमेंट आया है कि जो पहले पुलिस वाले होते थे वो बिना कवर के फायर करते थे, कुछ ही कवर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने लीक फुटेजेस में ये भी देखा है कि वो लोग एकदम रियलिस्टिक कवर ले रहे हैं। जो चीज़ जितनी हाइट पे है उस हिसाब से वो लोग बेंड डाउन होकर कवर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि झुके तो एकदम झुक गए, खड़े हुए तो एकदम खड़े रहे। वो एक ही गोली जो उनकी गन से निकली है वो उनकी फिंगर्स के साथ साथ उनके स्केलेटन्स के साथ साथ उनके मसल्स को भी हिलाती है, जो कि गेम को विजुअल इफेक्ट्स वाइज भी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। अब क्योंकि इस गेम ने बहुत ही ज़्यादा हाइप सेट कर दी है, इसीलिए लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन है कि वो लोग चाहते हैं कि इस गेम की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो। अब GTA 5 के अंदर 32 आवर्स की स्टोरी लाइन थी, यानी कि जो मेन स्टोरी लाइन थी ऑफलाइन मोड के अंदर, जो कि उसके कैरेक्टर्स, उसके मैप और उसके टाइम के हिसाब से ठीक ठाक ही है। लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि 150 घंटे से ज़्यादा की इसकी स्टोरी लाइन होनी चाहिए। इवन रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर भी उन्होंने उस टाइम को डबल कर दिया था, यानी कि 70 से 80 घंटे तक की उसकी स्टोरी लाइन दे दी थी, जो कि ऑफ कोर्स आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि गेम की कहीं और ही जा रही है। हर एक प्लेयर उस गेम को पूरा फील करके खत्म करके ही उठता है, और ये सब जानते हैं कि रॉकस्टार गेम से ज्यादा बेटर स्टोरी लाइन और कोई नहीं लिख सकता। इवन स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर, यानी कि दुनिया का सबसे फेमस सुपर हीरो, सेकंड नंबर का फेमस सुपर हीरो, उसकी भी गेम की स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं कि लोग वन सिटिंग में गेम खत्म कर दे। हालांकि लोग खत्म कर ही देते क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन इतनी छोटी होती है, लेकिन इतनी खास नहीं होती जैसे कि रॉकस्टार की होती है। लोग हर एक मोमेंट फील करके खेलते हैं, जो कि इन गेम्स को इतना खास बनाता है। हालांकि RDR 2 के बराबर भी इन लोगों ने स्टोरी लाइन बना दी, तो मैं तो निराश नहीं होने वाला हूँ।